मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, मैं आ गया हूं लेकर के आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का एक बेहतरीन मॉडल पेपर। जी हां, अर्धवार्षिक परीक्षा में आपके कैसे प्रश्न आने हैं, आपका पेपर कैसा आना है, उन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। चूंकि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं लगभग चल रही होंगी, या फिर बहुत सारे बच्चों की निपट भी चुकी होंगी, या फिर बहुत सारे बच्चों की होने वाली होंगी। वैसे तो फिलहाल जो टाइम होता है अर्धवार्षिक परीक्षाओं का, वो बोर्ड के द्वारा अक्टूबर निर्धारित किया गया है। लेकिन कुछ लोग पहले और कुछ लोग अक्टूबर के बाद भी करा देते हैं कुछ स्कूलों में। तो अगर आपका पेपर नहीं हुआ है तो सो बेस्ट है, आप पेपर देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। अच्छे से इसको तैयार करिए, यहां से हो सकता है तमाम प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिल जाए या फिर वार्षिक के पेपर में देखने को मिल जाए। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारा का सारा क्वेश्चन पेपर ही आपका सेम आएगा, ऐसा तो संभव होता नहीं है, बट ये होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन फंसने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि जो पेपर ये होता है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी बच्चे ने भेजा होता है, वही पेपर होता है। अगर आपका भी पेपर हो चुका है तो आप 8299651914 इस नंबर पर अपना पेपर पीडीएफ भेज सकते हैं। यानी पेपर को जब भी भेजें तो एक सही फॉर्मेट में चारों कोने उसके दिखाई देते हों, सारे प्रश्न साफ सुथरा हों और हैंड रिटन पेपर ना हो। यानी कि बहुत सारे स्कूलों में हाथ से लिखा हुआ पेपर आता है, वो मत भेजिए, क्योंकि हैंड रिटन पेपर में सॉल्व नहीं करा पाऊंगा। बिकॉज वो पेपर जो होता है उसमें बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि हैंड रिटन होता है। तो जो भी ऐसा पेपर आपका हो रहा है, अगर हो गया है, तो आपको मैं नंबर लिखे दे रहा हूं, यहां पर सिर्फ व्हाट्सएप करने की जरूरत है, अनर्गल चैट अनर्गल बातचीत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ, 8299651914 यहां पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे, एक शिष्टाचार के साथ, एक सभ्य बालक बन करके। ठीक है, चूंकि अध्यापक ही सब इसके चैट देखते हैं और हम भी देखते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, समझ गए। अब इस पेपर को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ समझना है नहीं, 20 ऑब्जेक्टिव होंगे और 50 अंकों का कॉपी पर लिखना होगा। सबसे पहला सवाल है, और आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि 20 में से कितने सही कर पाए हैं। जितने 20 में से सही कर पाएंगे, उतने जितने ज्यादा सही कर पाएंगे उतने ही बेस्ट होगा, क्योंकि आपके अर्धवार्षिक के मार्क्स और वार्षिक के मार्क्स भी कक्षा 9 के बोर्ड को जाते हैं। ठीक है, कौन सा कवि राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है? अब आप जानते हैं राम भक्ति शाखा में तुलसीदास आते हैं, नाभादास जी आते हैं और बहुत सारे और भी कवि हुए हैं जो राम भक्ति शाखा में आते हैं, लेकिन प्रमुखतः तुलसीदास जी का नाम आपने सुना होगा। तो तुलसीदास जी भी राम भक्ति शाखा के हैं, नाभादास भी राम भक्ति शाखा के हैं, अग्रदास भी राम भक्ति शाखा के हैं। लेकिन जो चतुर्भुज दास हैं, ये क्या हैं? ये अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप के कवि कौन कौन से होते हैं? अष्टछाप के में कितने कवि हैं? 8 कवि हैं। अष्टछाप के जहाज कौन कहे जाते हैं? अगर आपसे ये पूछ ले कि अष्टछाप का जहाज कौन कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो अष्टछाप का जहाज सूरदास को कहा जाता है। अष्टछाप में 8 कवि थे। अष्टछाप की अगर स्थापना पूछ ले तो अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? विठलनाथ ने की थी। विठलनाथ कौन है? अष्टछाप के संस्थापक हैं और वल्लभाचार्य के पुत्र हैं, जिन्होंने 4 शिष्य वल्लभाचार्य के और 4 शिष्य अपने मिला करके 8 शिष्यों को अष्टछाप नाम दिया था, जो श्रीनाथ जी के मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए नियुक्त किए गए थे। तो ये हो गए आपके 1565 में अष्टछाप में। और सूरदास, कुंभन दास, मैं एक ट्रिक लिख देता हूं, अष्टछाप के कवि याद कर लो, सूक, पक्र, छी, गोचन। अब कहोगे ये क्या है? सूक, पक्रछी, गोचन आप याद करो। सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद दास, चतुर्भुज दास और नंददास जैसे 8 कवि थे। तो इस यहां पर जो सही जवाब होगा वो आपका बी, चतुर्भुज दास हो जाएगा। अगला सवाल है, ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि नहीं हैं। तो जो ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि नहीं हैं वो कौन नहीं है? यहां पर आपको नंददास दिखाई दे रहे हैं, और अभी हमने बताया कि नंददास जो हैं वो अष्टछाप के कवि हैं। तो कबीरदास, मल्लूकदास, रैदास, दादू दयाल, नानक, ये सब जो हैं ये निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। यहां पर नंददास नहीं है।
तीसरा सवाल है कि निम्न में से रसखान की रचना कौन सी है? तो रतन बावनी, ये तो केशवदास की है। रतन बावनी किसकी है? केशवदास की है। केशवदास रीतिकाल के कवि हैं। कवितावली किसकी है भैया? कवितावली तुलसीदास की रचना है। याद रख लो, मैं व्याख्यात्मक हल इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि कोई ना कोई पॉइंट तो आपके एग्जाम में फंसना ही फंसना है। अपने सारे क्लास वाले बच्चों को भेज दो क्योंकि 9th का बिल्कुल अभी मैं सिलेबस पूरा करने वाला हूं, क्योंकि जिस दिन से शुरुआत कर दूंगा, अभी तो 4-5 पार्ट पढ़ा चुके हैं हम ना, जो बचे हैं अब हो सकता है आप बाद में ये पेपर देख रहे हो तब तक हो भी गए हो, तो प्लेलिस्ट चेक करिएगा। प्लेलिस्ट बनी है हिंदी की, फ्री में प्लेलिस्ट है, कोई पेमेंट नहीं करना है आपको। आराम से जाइए, कक्षा 9 की प्लेलिस्ट देखिए हिंदी की, उसमें सब प्लेलिस्ट में भरा पड़ा है। सामाजिक की भी प्लेलिस्ट है, गणित की भी है, मॉडल पेपर की भी है। तो मॉडल पेपर चाहिए, जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा। और ये है आपको एक और हम बात बता दें कि बहुत सारे बच्चे आते हैं और कमेंट करते हैं कि सर आपने थंबनेल पे लिखा था यही पेपर आया था, मेरा नहीं आया। सच बात यह है कि अब मुझे क्या पता कि आपका कौन सा पेपर आएगा। अब मुझे क्या पता आपके विद्यालय में पेपर कहां से आता है, कौन मंगाता है, कौन बनाता है, क्वेश्चन कहां से लेता है। तो ये आरोप बिल्कुल ना लगाए, क्योंकि आपको एक पेपर देखने से कुछ नहीं होगा। हां, लगातार जितने हम पेपर देंगे, जितने हम पेपर दे रहे हैं, मतलब 4-5, ज्यादा इससे ज्यादा थोड़ी देंगे, तो जो हिंदी के जितने भी 4, 6, 8 पेपर हम देंगे, उनकी प्रैक्टिस अगर कर लेंगे तो ये मेरा दावा है कि बिल्कुल तमाम क्वेश्चन वहां से फंसेंगे। अगर आपके विद्यालय में आपके अध्यापक बनाते हैं पेपर, तो मैं आपको उसकी भी ट्रिक दे रहा हूं। अगर आपके टीचर आपका पेपर बनाते हैं तो आप ध्यान करिए कि आपके जो टीचर जिन्होंने पेपर आपका, जो आपको वो विषय पढ़ाते हैं, वही पेपर बनाते हैं। अगर आपके विद्यालय में पेपर बनते हैं तो अधिकांश विद्यालयों में बनते हैं, अधिकांश विद्यालयों में प्रिंटिंग प्रेसेस से छपवाते हैं। और छपवाते वो भी हैं, लेकिन कुछ लोग अध्यापकों के द्वारा पेपर बनवाते हैं, कुछ विद्यालय में वो छपवाते हैं, और कुछ विद्यालयों में डायरेक्टली प्रिंटिंग प्रेस वाले जो भी क्वेश्चन दे देते हैं उठा के, वो वहां से ले आते हैं। तो दो चीजें हैं अलग अलग। अगर आपके विद्यालय में आपके टीचर स्वयं पेपर बनाते हैं तो आप ध्यान करिए कि हमारे टीचर बार बार किस बात की चर्चा करते थे, बार बार क्या इंपॉर्टेंट बताते थे, और कितना चीजें पढ़ाए हैं। जितनी पढ़ाए हैं उतनी रिवाइज करके जाइए, पेपर 100% करके आएंगे। ठीक है। और ये है, पेपर में थोड़ा सा आपको टेंशन लेने की जरूरत इसलिए है क्योंकि इसके नंबर जाते बोर्ड को हैं भैया। ना मानो तो आप अपने प्रिंसिपल साहब से पूछ लेना कि सर हमारे बोर्ड में ये नंबर चढ़ते हैं कि नहीं चढ़ते। वो चढ़ते हैं, वो छपके ना आए वो अलग बात है, लेकिन नंबर जाते हैं बोर्ड में। क्यों जाते हैं? क्योंकि इन केस अगर फिर से कोरोना आता है, आपको प्रमोट करना पड़ेगा, तो इन्हीं अर्धवार्षिक परीक्षा के आधार पर वार्षिक में प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है। तो जब इतनी बातें बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो फंसना है ही है। तो पूरा देखिए, ढंग से देखिए, बस जब क्लिक करें तो पूरा देखें, वरना क्लिक ही ना करें तो अच्छा होता है। यूं कि आपका टाइम वेस्ट होगा। 5 मिनट आएंगे, है ना, 5 मिनट अगर आप देखेंगे, फिर 25 मिनट नहीं देखेंगे तो टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। लेकिन वो 5 मिनट जो चला गया उसमें कुछ नहीं मिलेगा। पूरा देखेंगे तभी मिलेगा। ये मैं अपने वॉच टाइम के लिए नहीं बता रहा हूं, ये हम आपके फायदे की, आपको ज्ञान की बात बता रहे हैं जो आपके लिए बहुत काम आएगी। प्रेम वाटिका रसखान की है। ठीक है। शिवा बामनी भूषण की रचना है। भूषण भी रीतिकाल के कवि हैं। तो ये हो गया। पूछा क्या है? रसखान की, तो लगा दो सी ऑप्शन। कौन सा कवि प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है? जायसी, मंझन, चंद्रबरदाई, कुतुबन। कौन सा कवि प्रेमाश्रयी से संबंधित नहीं है? तो देखो, प्रेमाश्रयी में जायसी भी हैं, मंझन भी हैं और कुतुबन भी हैं। चंद्रबरदाई वीर गाथा काल के कवि हैं। तो ये जो हैं प्रेमाश्रयी शाखा के बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये आदिकाल के कवि हैं और ये तीनों भक्ति काल में गणनीय हैं। सी ऑप्शन सही होगा। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। प्रस्तुत कथन निम्नांकित लेखकों में से किस लेखक का है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ऑप्शन नंबर सी आप लगा लीजिए। और छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। ये भी कथन याद कर लीजिएगा। भक्ति भावना की अधिकता किस काल की प्रमुख विशेषता है? तो भक्ति भावना की अधिकता, भैया भक्ति भावना तो केवल भक्ति काल में थी, तो ऑप्शन नंबर बी लगा लो, भक्ति भावना भक्ति काल में थी। इसके बाद है, इनमें से हिंदी का प्राचीनतम या फिर हिंदी का पहला महाकाव्य या प्रथम महाकाव्य कौन सा है?
तो पृथ्वीराज रासो हिंदी का आदिकाल का पहला महाकाव्य है और चंद बरदाई इसके लेखक हैं। कौन है? चंद बरदाई इसके लेखक हैं। प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। अगर आपसे पूछे कोई कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो वो प्रिय प्रवास लगाइएगा। ठीक है। हाँ, कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? तो आदिकाल की नहीं है, ये ध्यान देना। संदेश रासक बीसल देव रासो, अखरावट पद्मावत, ये जो है भक्ति काल की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी इसके लेखक हैं, अखरावट और पद्मावत के। पृथ्वीराज रासो, जहां पर रासो लग जाए, जिस भी, देखो ट्रिक याद रखना, जिस भी रचना में रासो लग जाए समझ लो वो आदिकाल की है। रासो ग्रंथ आदिकाल के थे। तो जहां रासो लग जाए, थोड़ा सा टेक्निकल इशू, जिसमें भी रासो लगा है समझ लो वो आदिकाल की रचना है, बस और कुछ नहीं समझना है। तो अब देखो, संदेश रासक, रासक मतलब रासो, ये भी आदिकाल। बीसल देव रासो, ये भी आदिकाल। और पृथ्वीराज रासो, ये भी आदिकाल। अखरावट पद्मावत भक्ति काल की है, मलिक मोहम्मद जायसी की। अब आदिकाल की समय सीमा क्या है? तो ठीक है, तो यहां पर कोई ऑप्शन सही आपके नहीं है। जब 1000 संवत 1050 से लेकर के संवत 1375 ईस्वी तक का जो समय है, संवत का ये जो संवत है, ठीक है। अब अगर इसको हम तब्दील करेंगे सन में, तो 993 से 1318 ईस्वी का समय आएगा, जो इसमें है नहीं। जब है नहीं तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, चलो। आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? तो आल्हा खंड का दूसरा नाम है परमाल रासो। जगनिक इसको लिखे हैं, किसने लिखा है? जगनिक ने लिखा है। 11वां सवाल है, ईख का तत्सम बताइए। अब ईख माने गन्ना और इक्षु हो जाएगा इसका तत्सम। क्रोध का पर्यायवाची क्रोध, गुस्सा, आग, तो यहां पर गुस्सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं क्या कहलाते हैं? तो पर्यायवाची कहलाते हैं। समान अर्थ देने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची कहलाते हैं। एक ही नाम के कई नाम। पत्र का तद्भव क्या होता है? तो अगर पत्र है तो पत्र का तद्भव होता है पत्ता। इसके बाद है अवनति का विलोम। अवनति का जो विलोम है वो हो जाएगा उन्नति। उन्नति अवनति। उपकार अपकार, ठीक है, उपकार अपकार, उजाला अंधेरा, उन्नति अवनति हो जाएगा। मत के अनुसार, तो मत के अनुसार मतानुसार, इसका समस्त पद क्या हो जाएगा? मतानुसार। फिर मत के अनुसार मतानुसार, ठीक है। और कर्म क्षेत्र का समास विग्रह क्या हो जाएगा? कर्म के लिए क्षेत्र, ये कर्म क्षेत्र हो जाएगा। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले एक स्वतंत्र शब्द को क्या कहते हैं? तो भैया परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बनने वाले एक स्वतंत्र शब्द को कहते हैं समास। क्या कहते हैं? समास। जब आपस में दोनों संबंध रखते हैं, दो या दो से अधिक शब्द होते हैं और बनने वाला एक स्वतंत्र शब्द होता है, उसको हम समास कहते हैं। क्योंकि संधि नहीं कहेंगे, संधि में दो शब्द नहीं मिलते, मिलते तो दो शब्द हैं, वो ये भी सही है, लेकिन संधि बहुत अच्छे सही नहीं, क्योंकि इसमें तीन भी मिल जाते तो दोनों ही बातें, समास और संधि दोनों ही हैं। लेकिन इसमें कह रहा कि परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले एक स्वतंत्र शब्द को समास ही कहेंगे। अमीर गरीब और राजा रंक शब्द युग्मों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो ये आपका जो हुआ है योजक चिन्ह। योजक माने जोड़ने वाला चिन्ह है। लिखित भाषा में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह कहलाते हैं। तो लिखित भाषा में जो भी प्रयुक्त होते हैं वे चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, ठीक है, ये सब क्या है? विराम चिन्ह है। इसके बाद वर्णात्मक प्रश्न आते हैं। अब यहां पर दो गद्यांश आपसे पूछे जाने हैं। जैसे किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है बड़ी लकीर खींच देना। अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णताओं की क्षुद्रता सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग कदाचित ठीक नहीं है। सही उपाय है बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना। गुरु नानक ने यही किया। तो ये किस पाठ से है? गुरु नानक देव से है। लेखक इसके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, अब प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से आचार्य द्विवेदी जी क्या कहना चाहते हैं ये बताओ।
आचार्य द्विवेदी जी यह कहना चाहते हैं कि दूसरों की संकीर्णता और तुच्छता सिद्ध करने के लिए विवाद या तर्क की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए श्रेष्ठ उपाय ये है कि लोगों को किसी बड़े और सार्वभौम सत्य से परिचित कराया जाए। जब महान सत्य सामने आ जाता है तो संकीर्णताएं स्वतः ही नगण्य प्रतीत होने लगती हैं। ठीक है, इसका अर्थ यही। जब आप व्याख्या समझेंगे तो उसमें मिलेगा आपको। छोटेपन का आभास कराने हेतु लोगों के सामने कैसा आचरण प्रस्तुत करना चाहिए? छोटेपन का आभास कराने के लिए हमें आदर्श और व्यापक सत्य का आचरण प्रस्तुत करना चाहिए। जब महान विचार और ऊंचे कर्म सामने आते हैं तो जो छोटे छोटे आचरण होते हैं और अहंकार जो होता है वो स्वतः ही छोटा हो जाता है। हजारों दिए उस महाज्योति के सामने स्वयं फीके पड़ गए। इस वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार बड़ी ज्योति के सामने छोटे छोटे दीपकों का प्रकाश महत्वहीन हो जाता है, वैसे ही गुरु नानक के महान और व्यापक सत्य के प्रकाश में संकीर्ण विचार यानी कि तुच्छ विचार, तुच्छ तर्क और अहंकार स्वतः ही महत्वहीन और फीके हो गए। दुनिया में दो अमोघ शक्तियां हैं, शब्द और कृति। ठीक है, तो दुनिया में दो अमोघ शक्तियां कौन सी हैं? देखो यहां लिखा है, संसार में कौन सी दो महान शक्तियां हैं? तो शब्द और कृति, यानी शब्द और रचना। गद्यांश का संदर्भ और पाठ के लेखक का नाम, तो ये निष्ठामूर्ति कस्तूरबा पाठ से है। काका कालेलकर इसके लेखक हैं। महात्मा गांधी ने कौन सी दो शक्तियों की उपासना की? तो महात्मा गांधी ने शब्द और कृति की उपासना की। ठीक है, हो गया। इसके बाद दो पद्यांश आएंगे कि झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मन मोद। झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मन मोद। जगत चबे ना काल को, कछु मुख में कछु गोद। कबीरा कछु मुख में कछु गोद। झूठे सुख को सुख कहें, कबीरदास जी कहते हैं संसार में झूठ मूठ के मिथ्या झूठ को मतलब मिथ्या चीजों को लोग सच मान रहे हैं। अर्थात इस मिथ्या संसार में भौतिक सुखों को पाकर के लोग उसी को सच मान रहे हैं, परंतु ये जो संसार है ये काल का चबेना है। कुछ उसकी गोद में बैठे हुए हैं, कुछ उसके मुख में चले गए हैं। अर्थात काल के कराल हाथों से कुछ मारे गए हैं और कुछ काल के कराल हाथों से मरने वाले हैं, बस और कुछ नहीं है। तो साखी का आशय क्या है? यही जो अर्थ हमने बताया, यही आशय लिख दीजिएगा। ये जगत किसके चबेना के समान है? तो काल के चबेना के समान है। चबेना माने चबाने वाली चीज, जैसे लाई है। प्रस्तुत साखी के रचनाकार का नाम लिखे तो कबीरदास हैं। अगला है कि ऊधो जो सूधो गहो वाह मारा ज्ञान की तेरे जहां गुदरी है। बहुत सुंदर है, मजा आ गया। अच्छा पहले बताओ ये लिया कहां से गया है भाई? ये लिया कहां से गया है? ये अपने भारतेंदु जी का प्रेम माधुरी है। जैसे ही सवैयक नाम आता है मजा आ जाता है। कि ऊधो या है ऊधो जो सूधो गहो वाह मारग। ऊधो जो सूधो गहो वाह मारग ज्ञान की तेरे जहां गुदरी है। और को नहीं सिख मानी है, यहाँ एक श्याम की प्रीति प्रतीति खरी है। ये ब्रज बाला सब इकसी हरि चंद जू मंडली ही बिगरी है। और एक जो होए तो ज्ञान सिखाई, ये कूप ही में यहाँ भांग परी है। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव। उद्धव आते हैं मथुरा से, कृष्ण का संदेशा लेकर के उद्धव आते हैं ब्रजमंडल में। गोपिकाओं से कहते हैं तुम योग साधना करो, कृष्ण को भूल जाओ। तब गोपिकाएं उनको समझाती हैं, कहती हे उद्धव, उद्धव जो सूधो, हे उद्धव तुम सीधे
कहो माने पकड़ लो, वह मार्ग माने रास्ता, ज्ञान की तेरे जहां गुदरी है, जहां तुम्हारे ज्ञान की गुदड़ी रखी हुई है। गुदड़ी कहते हैं बिछाने वाली वस्तु को, कभी कभी गुदड़ी कह देते हैं बिछाने वाली वस्तु जो होती बेड शीट को, एक मोटी बेड शीट होती है उसको गुदड़ी बोलते हैं। और कुछ लोग गुदड़ी का अर्थ लगाते हैं एक भिखारी की गठरी से, कहते हैं ए उद्धव तुम उसी रास्ते पे सीधे चले जाओ, पकड़ लो वही रास्ता और निकल लो यहां से, जहां तुम्हारे ज्ञान की गुदड़ी रखी हुई है ना, तुम निकल लो वहां। यहां पर जो है मामला यह है कि कोई नहीं सिख, सिख माने शिक्षा, तुम्हारी शिक्षा कोई नहीं यहां पर, यहाँ माने यहां तुम्हारी सीख कोई मानने वाला नहीं है। एक श्याम की प्रीति प्रतीत खरी है, क्योंकि सभी श्री कृष्ण के प्रेम में विश्वास रखते हैं। प्रतीति माने विश्वास, खरी है, खरी माने बहुत ही अत्यधिक, ठीक है, अत्यधिक एकदम स्पष्ट विश्वास है श्याम के प्रेम में, तो आपकी बात यहां पर कोई नहीं मानेगा। तुम सीधे यह मार्ग पकड़ लो और वहां चले जाओ जहां तुम्हारे ज्ञान की गुदड़ी रखी हुई है। ये ब्रजबाला सबय एकसी, हरिचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि ये बालाएं कहती हैं कि ये ब्रजबाला सभी एक सी हैं, मंडली ही बिगड़ी है, ये पूरी की पूरी मंडली ही, पूरी की पूरी गोपिकाओं की मंडली ही बिगड़ चुकी है, ये सब एक जैसी ही हैं गोपिकाएं। एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, कूपही में यह भांग परी है। अगर कोई एक होती तो उसको आप ज्ञान सिखाते, यहां तो सबकी सब पागल हैं, सब प्रेम में श्री कृष्ण के पागल हैं, इसलिए तुम्हारा उपदेश यहां पर बिल्कुल व्यर्थ है। भाई एक आध लोटा होता तो देखा जाता, जब पूरे कुएं में ही भांग पड़ी है तो पानी कहां पियोगे, कहीं रास्ता नहीं है, ठीक है। तो इसके ही सवाल बनेंगे, तो पहले आपको व्याख्या आनी चाहिए। अगर आपको देखो काव्य की व्याख्या नहीं आती है तो ई समझ लो तुम कि प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाओगे जो पद्यांश के नीचे होंगे और 6 अंक चले जाएंगे। यहां पर पहला सवाल है पद्यांश में गोपियां उद्धव से क्या कह रही हैं, तो गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि तुम सीधे उसी मार्ग पर चले जाओ जहां पर तुम्हारे ज्ञान की गुदड़ी है। कूपही में यहां भांग परी है, इससे कवि का क्या तात्पर्य है, इससे कवि का तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति अगर बिगड़ा हो तो उसे समझाया जा सकता है, परंतु सभी व्यक्ति यदि बिगड़ गए हों तो उन्हें समझाना बड़ा ही कठिन है। एक दो लोटे, एक दो गागर जल अगर खराब हो, एक दो गागर में अगर भांग पड़ी हो तो गागर का पानी खत्म फेंक दीजिए और दूसरा पानी भर लीजिए, लेकिन जब कुएं में ही भांग पड़ी हो तो पानी कहां भरने जाओगे, फिर कोई उपाय नहीं है। गोपियां उद्धव से ज्ञान का उपदेश ले जाने के लिए क्यों कह रही हैं, गोपियां ज्ञान का उपदेश ले जाने के लिए इसलिए कह रही हैं क्योंकि गोपिकाओं का सच्चा प्रेम श्री कृष्ण के से है और वे निर्गुण ब्रह्म की उपासना योग नहीं करना चाह रही हैं। इसके बाद भैया आएंगे संस्कृत के गद्यांश। अब ये सदाचार पाठ से है पहला गद्यांश, तो संदर्भ भी लिखना होता है, संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के सदाचार नामक पाठ से उद्धृत है। सताम सज्जनानाम आचारः सदाचारः, सत सज्जनों का आचार ही सदाचार है। ये माने जो जनाह माने लोग, जो व्यक्ति, ये जनाह जो व्यक्ति सद एव विचारेंति, सत का ही विचार करते हैं, सद एव आचरंति, सद का ही आचरण करते हैं, ते एव सज्जना भवंति, वे ही सज्जन होते हैं। सज्जनाः यथा आचरन्ति तथैव आचरणम सदाचारः भवति, सज्जन जैसा आचरण करते हैं वैसा ही आचरण सदाचार होता है। सदाचारेणेव सज्जनाः स्वकीयानि इंद्रियाणि वशे कृत्वा सर्वैः सह शिष्टं व्यवहारं कुर्वन्ति, सदाचार से ही सज्जन अपनी इंद्रियों को वश में करके सभी के साथ शिष्ट व्यवहार करते हैं। तो इस तरह इसका अर्थ लगाइएगा। सद माने अच्छा, सद माने सद भी लिख सकते हो सीधा। रामदासः नारायणपुरे निवसति, सह नित्य ब्राह्मे मुहूर्ते बुत्थाय नित्य कर्माणि करोति, नारायणम स्मरत ततः परम पशुभ्यम घासम दधाति। ठीक है, तो रामदास नारायणपुर में रहता है। सा माने वह, नित्यम माने नित्य प्रति, ब्राह्मे माने ब्रह्म, मुहूर्ते माने मुहूर्त में, उत्थाय माने उठ करके, नित्य कर्माणि माने नित्य कर्मों को, करोति माने करता है। रामदास नारायणपुर में रहता है, वो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में
उठ करके नित्य कर्मों को करता है। नारायणम स्मरति, नारायण का स्मरण करता है। ततः परम पशुभ्याम घासम ददाति, तत्पश्चात पशुओं को घास देता है। अनंतरम पुत्रेण सह, अनंतरम माने इसके बाद, पुत्रेण सह पुत्र के साथ, सह माने वह, क्षेत्राणि गच्छन्ति खेत को चला जाता है। तत्र सह कठिनम श्रमम करोति, वहां पर वह हार्डवर्क करता है, यानी कि कठिन कार्य, कठिन मेहनत करता, कठिन परिश्रम करता है। तस्य श्रमेण निरीक्षेण चा कृषौ प्रभूतम अन्नम उत्पद्यते, उसके श्रमेण माने श्रम के द्वारा और निरीक्षणेन देखभाल से, कृषौ खेती में, प्रभूतम अन्नम उत्पद्यते खेती में अत्यधिक अनाज उत्पन्न होता है। तस्य पशवा हृष्ट पुष्टांगाः सन्ति, उसके पशु हृष्ट पुष्ट अंगों वाले हैं। गृहम च धन धान्य आदि परिपूर्णाम अस्ति, और घर भी धन धान्य आदि से परिपूर्ण है। देखो मैंने जब पढ़ाया इसको तो एक एक मीनिंग के साथ पढ़ा रखा है। अब यहां पर चूंकि मैं पेपर करा रहा हूं तो थोड़ा सा जल्दी ही कराऊंगा, एक एक मीनिंग कराऊंगा तो पूरा पेपर 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाएगा भैया, है ना। हमें और भी क्लासेस तो लेनी है, तो इसलिए आपको मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं, क्योंकि जो बच्चे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी उनको समझ में आ जाएगा एक ही बार में। असतो मां सदगमे, तमसो मां ज्योतिर्गमे, मृत्योर्मा वंदना पाठ से है। असतो मां सदगमे, असत्य से सत्य की ओर ले जाओ। तमसो मां ज्योतिर्गमे, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। मृत्योर्मा अमृतम गमे, और मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ। इच्छाकुवंश प्रभवो रामो नामः जनैः श्रुताः, इच्छाकुवंश प्रभवो, अच्छा प्रभवो माने क्या होता, उत्पन्न, ठीक है। हाँ, इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नामः जनैः श्रुता, इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुता, नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। इक्ष्वाकुवंश प्रभो, इक्ष्वाकुवंश में प्रभो माने उत्पन्न, रामो माने राम का नाम, जनैः माने लोगों के द्वारा, श्रुता माने सुना गया है, ठीक है। लोगों द्वारा राम नाम से सुने हुए इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राम नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी, वो जो राम हैं वो आत्मा को वश में रखने वाले हैं, महाबलशाली हैं, कांतिमान हैं, धैर्यवान हैं और जितेंद्रिय हैं। वशी माने अपने इंद्रियों को वश में करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद व्यवहार एकांकी के आधार पर रघुराज सिंह का चरित्र कीजिए, जमींदार रघुराज सिंह की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालिए, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय दीजिए, 2 रचनाओं का नाम लिखिए और इसी तरह एक कवि का जीवन परिचय लिखना है। 2 जीवन परिचय आएंगे 8 अंकों में। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ इसको श्लोक लिखना है 2 अंकों में। इसके बाद आपको 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत टू संस्कृत देना होगा। संस्कृत खंड से रामः कस्याम विद्यायाम निपुणः आसीत्, तो लिख दीजिए रामः धनुर्विद्यायाम निपुणः आसीत्, ठीक है। इसके बाद असाधुम केन जयेत, तो असाधुम साधुना जयेत। मुहावरे लोकोक्तियां आएंगे, दिन में तारे नजर आना, अत्यधिक परेशानी झेल जाना, ठीक है, अचानक परेशानी झेल जाना, अचानक किसी बात का तनाव हो जाना, कई अर्थ इसके निकलेंगे। नानी याद आना, मुसीबत आ जाना या तनावग्रस्त हो जाना, दोनों लगभग एक ही चीज है। इधर कुआं उधर खाई, ठीक है। नानी याद आने का मतलब क्या कि हमको भैया पढ़ाई करते समय हमें तो भैया इस पाठ में नानी याद आ गई, नानी याद आ गई कि बहुत ज्यादा परेशानी उसमें हुई। इधर कुआं उधर खाई, दोनों ओर मुसीबत, ऊंट के मुंह में जीरा यानी आवश्यकता से कम वस्तु। इसके बाद 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना होता है। संस्कृत अनुवाद के नियम पढ़ने हैं तो आप सर्च कीजिए संस्कृत अनुवाद के नियम ज्ञान सिंधु, आपको वीडियो मिल जाएगा। अनुशासन से मनुष्य प्रिय हो जाता है, तो अनुशासनेन मनुष्यः प्रियम भवति। विद्याधन सभी धनों में श्रेष्ठ है, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। 2 वाक्यों का करना हो गया, ठीक है। हाँ, दान से कीर्ति बढ़ती है तो दानेन कीर्ति वर्धति। फिर प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए।
और उसमें अपने घर की स्थिति को भी स्पष्ट कीजिए। फीस माफी के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। अब एक बात ध्यान से सुनिए, जो पत्र हमने कक्षा 10 के लिए कराए हैं वही आप लोग पढ़ लीजिए। सेम टू सेम पत्र लेखन आपके आ जाते हैं। उसमें शुल्क मुक्ति वाला भी है, उसमें आपका छात्रवृत्ति वाला भी है, अवकाश वाला भी है, और कई और भी पत्र हमने करा रखे हैं। तो हाई स्कूल की प्लेलिस्ट में तुरंत देखना, उसमें आपको पत्र लेखन मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले पेपर के साथ। तमाम मॉडल पेपर हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, अलग अलग जितने भी आपकी कक्षा 9 की प्लेलिस्ट हैं पड़े हुए हैं पेपर, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चूंकि पता नहीं कौन सा पेपर कब मिल जाए आपको, जो आपके ही तमाम प्रश्न वहां पर आपके एग्जाम में आ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। हाई स्कूल के लिए बिल्कुल तैयार रहना है, इसलिए 9th जल्दी पास हो जाओ अच्छे अंकों से।